With this lecture, we are starting with the new topic, which is your unit number 2, General Equilibrium. So it is a chapter from Varian. This is your unit number 2, and it is a chapter from Varian, General Equilibrium. Now, this chapter is one thing very important. It is 30% weightage, this unit, General Equilibrium, and also this is a portion where students often get stuck. So, listen very carefully, be very attentive to each and every detail that is being discussed. So everything that is told, there is a reason for that. You might not know उस time वो चीज़ क्यों समझाई जा रही है, but there is always a reason that will come up later. So be very attentive during the lecture. Don't think missing one thing here and there, and then you will understand because it is a tricky topic. So let's start. सो अभी तक हमने जिस तरह का इक्विलिब्रियम एज्यूम करा है, ज़्यादातर जो भी हमने एनालिसिस करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन में करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में करते हैं तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज वन डिमांड एंड देयर इज वन सप्लाई, एंड उससे एक गुड का, कोई भी एक गुड का डिमांड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होता है उसका जो प्राइस है वो निकल आता है। तो अब ये जो एक प्राइस है, ये एक हमने एक मार्केट डिस्कस करी, और जब कंज्यूमर थ्योरी की बात करते हैं तो हमने एक यूटिलिटी वन कंज्यूमर की डिस्कस करी। फर्म की बात करते हैं तो हमने प्रॉफिट एक फर्म का डिस्कस करा। बट जब हम जनरल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम मूव कर रहे हैं टू मार्केट्स एंड टू कंज्यूमर्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये दो चीजें एज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज जनरल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो दिस फ्रेमवर्क इज हैंडी इवन इन द केस व्हेन आई एम एज्यूमिंग मल्टीपल कंज्यूमर्स एंड मल्टीपल मार्केट्स, देन ऑल्सो दिस framework is handy. But in this case we are making this assumption for simplicity so that we can build on this. This is exactly what we do now, we build on things. This is one thing. Second, अब ये फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है? क्यों हम सारी जो मार्केट्स है उसको इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं एनालाइज कर सकते? इसका रीजन ये है क्योंकि एक मार्केट दूसरी मार्केट को इफेक्ट करती है और दोनों के जो प्राइसेस है बहुत केसेस में इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने वन केस एनालिसिस करा तो हमें पता है देयर आर रिलेटिव गुड्स even when goods are unrelated. So in this case, let me give you an example. This is your demand for goods, this is your supply for goods. So now in this case, now suppose what happens is that कुछ और गुड है, ये गुड नंबर 1 है, गुड नंबर 2 है जिसका प्राइस बढ़ गया। अब गुड नंबर 2 जिसका प्राइस बढ़ रहा है वो गुड का कोई सेलर होगा। अब उन सेलर्स की जो इनकम है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब उन सेलर्स की अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या वो सेलर्स गुड नंबर 1 अगर खरीद रहे हैं, अगर एज्यूम करें कि वो सेलर्स गुड नंबर 1 भी खरीदे, तो गुड नंबर 1 की डिमांड बढ़ेगी। अब जब गुड नंबर 1 की डिमांड बढ़ेगी तो गुड नंबर 1 का प्राइस भी बढ़ जाएगा। जब इसका प्राइस बढ़ेगा, अब एज्यूम करो कि जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसके सप्लायर्स को फायदा होगा। अब सपोज इसके सप्लायर्स गुड नंबर 2 भी खरीद रहे थे, तो फाइनली क्या हो रहा है कि मार्केट 1 और मार्केट 2 में देर आर इंटरलिंकेजेस, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सब जो है अगर हम इकट्ठे डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल हम दो मार्केट्स ले लें और एक कंज्यूमर ना दो कंज्यूमर्स ले लें। एक सपोज कर लो गुड 1 कंज्यूम कर रहा है, गुड 2 भी कंज्यूम कर रहा है, और दोनों कंज्यूमर्स दोनों गुड प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, राइट? तो अब कैसा एनालिसिस होगा? क्योंकि दोनों मार्केट्स जो है इंटरडिपेंडेंट होती है, और रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है कि मार्केट्स इंटरडिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं होता एक मार्केट से दूसरी में फर्क नहीं आएगा, द मार्केट्स आर इंटरडिपेंडेंट। सो इन दिस केस लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is all what I've written. Let's come to this. In this chapter, we analyze the demand and market conditions interact in several markets to determine. ये I've just told you. Competitive markets. अच्छा, हम इस पूरे chapter के analysis के लिए there are certain things that we assume. Just a minute. So just a few points before we start. तो हम सबसे पहले 2x2 इकोनॉमी मानते हैं। हम ये एज्यूम करें, ये हम आई हैव टोल्ड यू ये मैकेनिज्म कैन बी यूज टू स्टडी मल्टीपल मार्केट्स मल्टीपल कंज्यूमर्स, वी बट वी आर एज्यूमिंग टू मार्केट्स एंड वी आर एज्यूमिंग टू कंज्यूमर्स। देन वी एज्यूम परफेक्ट कंपटीशन। क्या ये एनालिसिस मोनोपोली में नहीं करा जा सकता? नो, इट कैन बी डन, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। सेकेंड पॉइंट, point number 3, what we assume is that, let's see, we assume it is a exchange economy.
मीनिंग, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, और टू बी मोर प्रोसाइज लेट्स कॉल इट इज अ प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर टू पीपल, ए एंड बी। अब जो ए है, गुड वन, इसके पास कुछ पड़ा हुआ है, इंडाउमेंट है गुड वन की। तो बेसिकली वो गुड वन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, राइट, ही इज नॉट अ प्रोड्यूसर, ही हैज गुड वन का इंडाउमेंट। सिमिलरली बी के पास गुड टू है और गुड वन भी है, दोनों के पास गुड वन भी है, गुड टू भी है। So this person, A person, has the endowments of good 1 and 2. Similarly, this person also has the endowments of good 1 and 2. Now, what they do is they exchange the goods within them. So प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी को दोबारा अच्छे से, सो फॉर एग्जाम्पल ए इंडिविजुअल, जिसको हम डब्ल्यू ऊपर लगा रहे हैं, उसके पास स्टार्टिंग में इतना गुड वन है, स्टार्टिंग में इतना गुड टू है। बी इंडिविजुअल, जिसके हम सुपर स्क्रिप्ट में बी लगा रहे हैं, ये नीचे सबस्क्रिप्ट में वन और टू लगा रहे हैं, बी के पास इतना गुड वन है, इतना गुड टू है। तो ये स्टार्ट है इकोनॉमी में, अब ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वाई वी आर एज्यूमिंग इट इज अ प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी, दे ऑलरेडी हैव द एंडाउमेंट्स ऑफ गुड। नाउ व्हाट विल दे डू इज फाइनली गुड, जो ए इंडिविजुअल है वो इतना गुड वन कंज्यूम करता है, जो ए इंडिविजुअल है फाइनली इतना गुड टू कंज्यूम करता है, जो बी इंडिविजुअल है फाइनली इतना गुड कंज्यूम करता है, जो बी इंडिविजुअल है वो फाइनली गुड टू का इतना कंज्यूम करता है। तो नाउ यू सी इंडाउमेंट्स और जो एक्चुअल कंजम्पशन है, फाइनल कंजम्पशन है, इसको हम फाइनल एलोकेशन बोलते हैं, वो डिफरेंट है। वाई? बिकॉज नाउ दीज टू गेट इनटू एक्सचेंज। कुछ गुड वन ए जो है वो बी को देगा, कुछ दूसरा गुड गुड टू ये उसको देगा। अब कौन सा गुड एक्सचेंज होगा, किस रेट पे होगा, ये हम स्टडी करते हैं इस जनरल इक्विलिब्रियम के मॉडल में। तो प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी, नो वन इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, दे सिंपली हैव endowments of two goods initially, and they exchange goods with each other. So this is the framework, basic framework that we started. Not that we can't have producer economy, not that we can't have monopoly. It's just that for simplicity we start with these assumptions. Now, to analyze this whole model, there's a term known as Edgeworth box. It's a mechanism that is used to study these kind of general equilibrium models. So if you can see the diagram, यहाँ पर there's a diagram. So यहाँ पर it's a square or a rectangle box. Okay. How do we represent? इसको अच्छे से समझते हैं, because it's the first time you are being introduced to a term like Edgeworth box, what it is. अगर हमें हमें पता होता कि सिर्फ एक कंज्यूमर है, जस्ट अ मिनट, अब हमें पता है ये ओरिजिन है, कंज्यूमर नंबर ए का ये क्या है, ओरिजिन है। अब हमें पता है यहाँ पर गुड वन है और यहाँ पर गुड टू है, कि वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। अब हमें पता है, हमने इसको कैसे डिनोट करा है, यहाँ पर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में हमने ए भी लगा दी है, राइट। अब ये नोटेशंस कैसे भी हो सकती है, ए नीचे भी जा सकता है, वन ऊपर भी जा सकता है, यू कैन फॉलो द बुक और एनीथिंग, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, इट डिपेंड्स, आप नोटेशन बस डिफाइन कर दो एक बार। अब क्या है, हमें कंज्यूमर नंबर बी को भी इसी मॉडल में फिट करना है। सो अब आप क्या करो, अपनी यू कैन जस्ट रिवर्स दिस, right? Now you draw from this angle, from the other angle. It won't be visible like this in the video, but you just reverse. I've just reversed the and like this. So this, in this case, my become it becomes OB, right? And यहाँ पर अगर मैं मूव करूंगी, ये मेरा गुड वन है, यहाँ पर मेरा गुड टू है for consumer number B. So you if you reverse your sheets, you will get the solution. इसको for clarity let me, सो बेसिकली हमने कुछ नहीं करा, हमने ओरिजिन को चेंज कर लिया है एंड वी हैव ड्रॉन इट। गुड वन था ये ओबी के लिए एंड ये गुड टू था। तो अब यहाँ पर ये गुड टू बी कितना कंज्यूम करता है, गुड वन ये बी टू, तो ये एक्सेस पे दिखाता है। अब नेचुरली सी बात है, अगर गुड वन, अब गुड वन की ए के पास एंडाउमेंट्स है इतना, ठीक है। अब
गुड वन की बी के पास इतनी एंडाउमेंट्स है। अब जो फाइनल कंजम्पशन होती है गुड वन की, दैट इज दिस। सो दिस इज बेसिकली कि हमारे पास जितना मिलाकर गुड वन है ए के पास और बी के पास, उसको मिला के जितना अवेलेबल है, जितनी उसकी सप्लाई है, डिमांड भी तो उतनी होगी ना, तो सप्लाई विल बी इक्वल टू डिमांड ऑब्वियसली, वरना व्हाट विल हैपन, द गुड विल गेट वेस्ट। सो दिस इज नोन एज अ feasible allocation. What is a feasible allocation? When all that is there in the economy gets exhausted, right? Another feasible good टू के रिस्पेक्ट में क्या होगा? Yeah, this is with respect to good two. So this is again, this x1, x2, these are feasible allocations, right? This has to happen. If these properties are satisfied, we say that allocation this is feasible. Feasible माने जितना उसका जो डिमांड है, राइट, फाइनल जो वो कितना कंज्यूम कर रहा है और जितना इकोनॉमी में है, दैट इज इक्वल. सो दीज आर feasible allocations. Okay, before even we move to feasible allocations, ठीक है, let's understand these more. I'll come back to this. Now suppose गुड वन जो है, एक के पास स्टार्टिंग में कुछ गुड वन है, सपोज उसके पास कितना गुड वन है, इतना. तो इसको हम बोल देते हैं W1A, जो उसके पास स्टार्टिंग में गुड वन है. अब बी के पास भी कुछ गुड है. अब ये जो एरिया है यहाँ पर जो लाइन में मार्क कर रही हूँ, ये है बी के पास कितना गुड वन है, ठीक है. सो अब ये जो टोटल लेंथ होगी ना एजवर्थ बॉक्स की, W1A प्लस W2A, सॉरी W1B, दिस इज बेसिकली टोटल गुड वन इन द इकोनॉमी. तो यानी कि ये जो पूरी लेंथ है, दिस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गुड वन इन द इकोनॉमी. दैट्स हाउ एज्योर्ड बॉक्स इज कंस्ट्रक्टेड. सिमिलरली लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम अगेन. ये ओ बी है, ये ओ ए है. अब यहां पर सपोज ये है इसकी लेंथ, ये इसकी हाइट है, ए है 2. कितना ए के पास गुड टू का क्वांटिटी है, अब कितना बी के पास गुड टू का क्वांटिटी है, दिस मच, दिस एंड दिस. सो दैट मीन्स इसके पास इतना गुड ए है, इसके पास इतना गुड बी है. तो अगर हम दोनों को प्लस करें, तो दैट इज द टोटल इंडाउमेंट और टोटल सप्लाई ऑफ गुड टू इन द इकोनॉमी. अब मैंने एक चीज बताई थी अभी पिछले वाले में. सो ये क्या था हमारा, और यहाँ क्या था हमारा, ये वन होगा, ठीक है. सो अगर आप देखो, यहाँ से ये मार्क करो, ये मार्क करो, चारों पॉइंट्स का कल्मिनेशन, इसको हम बोलते हैं इंडाउमेंट पॉइंट. मतलब कि इस एजवर्थ बॉक्स में सबकी दो जो एजेंट्स हैं उनकी इंडाउमेंट्स मिला के, व्हाट इज द इंडाउमेंट का पॉइंट, दिस इज द endowment point that we mark. Now, repeat what all we have discussed. This is the Edgeworth box. Now, in this Edgeworth box, we start with assuming that both the agents have certain endowments. Agent number A, agent number B. This is the total endowment of good 1. And this is the total length of the Edgeworth box. Now, this is the endowment of good 2 for A and B. This is the total height of the Edgeworth box. So this is gives you the length and the height of the Edgeworth box. अब लेंथ और हाइट आ गई. अब हमें मार्क करना है कि इसकी ए की कितनी है, इतनी, बी की कितनी है, इतनी. सिमिलरली ए की इतनी, बी की इतनी. सो यू मार्क दिस पॉइंट डब्ल्यू. इतना हमें मार्क करना आ गया. नेक्स्ट लाइन जो हमने पढ़ी थी, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई एम रिपीटिंग. अब ये तो हो गए इंडाउमेंट्स. अब इन इंडाउमेंट्स के बाद बी होने से देर इज सम एक्सचेंज दैट हैपन्स. इंडिविजुअल्स डू नॉट स्टे एट these endowments. अब क्या होगा कि this will be the demand that will be done by individual number A for good number 1, right? And this will be the demand that will be done by individual number
individual number B for good for 1. Now in this case this has to be equal to total endowments in the economy. तो ये क्या है, तुम्हारी जो total demand है, this has to be equal to total supply, and when this happens, this X1A, these allocations are feasible. Okay, now let's move forward. Right, so now this is what they are discussing. Length ये जो मैं अभी बता दिया. फाइनल एलोकेशन जो फाइनली वो कंज्यूम करता है. देन हमने फीजिबल एलोकेशन को डिफाइन करा. फीजिबल क्या है? दीज थिंग्स. ये जो ऊपर ए और बी है ये एजेंट्स के नाम है. सो ए एंड बी आर एजेंट्स एंड 1 and 2 आर गुड्स. राइट, so this is you get. So now ये वाला हमारे पास आ गया. फर्स्ट वाला जो बॉक्स आया है, दिस इज योर इंडाउमेंट बॉक्स. नाउ नेक्स्ट जो बॉक्स हमारे पास आया है, अब हम क्या करें, हमारे पास एंडाउमेंट आ गई. हमने फिजिबल एलोकेशन भी समझ लिया, हमने फाइनल एलोकेशन भी समझ लिया. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, हमें पता है कोई भी चॉइस थ्योरी में ये तो है सप्लाई साइड, यानी कि हमारे पास कितना अवेलेबल है. दिस विल डिटरमाइन द इनकम ऑल्सो, राइट. बट नाउ द नेक्स्ट साइड इज कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है. हमें पता है प्रेफरेंसेस के लिए वी हैव द आईसी एनालिसिस. सो अगर ए की प्रेफरेंसेस की बात करें, इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. दिस इज द आईसीज ऑफ ए. सो एज यू मूव अप, हायर यूटिलिटी. फॉर बी हमने this becomes the ICs or B. So as you move this side, higher utility, right? So the consumer preferences. ये दोनों को अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पे बना रहे हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज, इन दिस केस हमने W मार्क करा हुआ था. नाउ व्हाट वी डू इज, Edgeworth box here depicts the feasible allocations, preferences of both consumers. Feasible, I am coming to the feasible right now. Preferences भी दिखा रहा है और endowment भी दिखा रहा है, right? Endowment हमारे पास ये थी और हमने ICs बना दिया. अब क्या हुआ, let me draw this again for you. यहाँ पर endowment थी W. Now ICs are drawn like this. ये B के IC, ये A के IC. अब यहाँ पर ये एंडाउमेंट है, हमें एंडाउमेंट बंडल गिवन है और आईसीज यहाँ पर डब्ल्यू पे, आईसीज ऐसे लेंस शेप पे इंटरैक्ट करते हैं, राइट. सो ये हमारा डब्ल्यू है. जब हमने आईसीज बनाए तो हमारे एक ग्राफ बन गया जिसमें हमने आईसीज और डब्ल्यू साथ में मार्क करी. अब एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पर आईसी एक ऐसा लेंस ड्रॉ करता है. अब इस केस में व्हाट वी हैपन, सपोज करो द कंज्यूमर स्टार्ट्स डूइंग एक्सचेंज, राइट. अब हमारे पास इसमें डब्ल्यू तो है, इंडाउमेंट तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि फाइनल एलोकेशन क्या है. वी डोंट नो व्हाट इज द फाइनल एलोकेशन इन दिस केस. तो नाउ इन दिस केस सपोज इंडिविजुअल ए, सपोज ये यहां पर ये दोनों कंज्यूम करते हैं इस पॉइंट पे. सो इन दिस ऑन दिस पॉइंट हम ये देखते हैं ए की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, ही इज ऑन हायर आईसी. और इस डब्ल्यू डैश पे क्या बी की यूटिलिटी कम हुई? नहीं. सो व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही हमने मूव अप करा ए की यूटिलिटी तो बढ़ गई, ठीक है, बट बी की यूटिलिटी सेम रही. तो विल बी बी अनहैप्पी गिवन दिस एलोकेशन? नो. विल ए बी हैप्पी? यस. सो दैट मीन्स ये वाली जो एलोकेशन है इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन, वन पर्सन हु इज ए, वो बेटर ऑफ हो रहा है, एंड द अदर पर्सन, उसकी जो यूटिलिटी है वो सेम है. तो यानी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट. अनटिल अनलेस उनकी प्रेफरेंसेस ऐसी हैं कि दूसरे की यूटिलिटी कम होगी तब मुझे, ऐसी प्रेफरेंसेस नहीं है अगर, सो वेल एंड गुड. नाउ दिस इज वन सिचुएशन. अगर मैंने यहाँ पर द अदर सिचुएशन, आई शो यू द अदर सिचुएशन. they were at point W.
नाउ व्हाट हैपेंस, रेड से ही मार्क करेंगे यहाँ पर, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग एट डब्ल्यू डैश। अब क्या हुआ, बी की यूटिलिटी तो बढ़ गई, ए की यूटिलिटी डब्ल्यू डैश पे सेम रही जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या ए को कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं। तो यानी डब्ल्यू से बेटर दोनों के लिए डब्ल्यू डैश पॉइंट है, डब्ल्यू डैश मतलब जो बाद में आ रहा है। अब लेकिन द क्वेश्चन इज कि एक डब्ल्यू में एक की यूटिलिटी बढ़ी है, दूसरे डब्ल्यू डैश में दूसरे की यूटिलिटी बन रही है। तो द होल पॉइंट इज कि एक और ऐसा पॉइंट हम बनाते हैं, अगर हम सपोज दोनों आईसीज को शिफ्ट करें, ये दो केसेस हमने देख लिए, तो दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसकी यूटिलिटी तो सेम रह रही है ना। लेट्स रब एंड ड्रॉ। अब एक थर्ड केस बनाते हैं, ये तुम्हारा डब्ल्यू है, दोनों आईसी ऊपर शिफ्ट हो गए, दिस इज न्यू पॉइंट, दिस न्यू पॉइंट इज डब्ल्यू डैश। अब इसमें क्या हुआ, ए भी बेटर ऑफ हो गया, बी भी बेटर ऑफ हो गया। अब इस सिचुएशन में यू विल नोटिस, राइट, कि इससे ज्यादा दोनों में से कोई भी बेटर ऑफ नहीं हो सकता। जो पहली दो सिचुएशन है जिसमें डब्ल्यू डैश थे, उसमें इट वॉज पॉसिबल कि एक और बेटर ऑफ हो जाए, और अभी भी वो फुल एग्जॉस्टिव नहीं था। पर ये केस जहां पर दोनों की हो या एक की हो, जब दोनों आईसी ऐसे आ जाते हैं, तो इस केस में तुम देखोगे किसी की भी यूटिलिटी नहीं बढ़ सकती विदाउट दूसरे की घटे। ऐसे वाले केस में जब दोनों ये जो आईसी हैं ऐसे एक पॉइंट पे ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नाउ व्हाट कैन हैपन इज, अब यहां पर इस पॉइंट को सपोज हमने एम बोल दिया, सो दिस इज द पॉइंट वेयर feasible consumption will happen, this is the point of final allocation, जहां पर म्यूचुअली एडवांटेजेस जो टर्म्स है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब कि और ट्रेड पॉसिबल नहीं है। ओके, लेट अस डिस्कस दिस अगेन विद वन मोर एग्जांपल। ये क्या था हमारा W, राइट। आई शोड यू वन एग्जांपल वेयर इसमें क्या है, ए की यूटिलिटी बढ़ रही है, बी की सेम है, तो बी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसमें अभी भी अगर हम देखा जाए इस पॉइंट से, अगर हम यहाँ डब्ल्यू डबल डैश पे कंज्यूम करें तो ए की यूटिलिटी और बढ़ गई विदाउट अफेक्टिंग बीज यूटिलिटी। तो ये कब तक बढ़ सकती है, जब तक हम इस पॉइंट पे नहीं आते, यहाँ पर टेंजेंसी के पॉइंट पे नहीं आते। तो फाइनल, अगर हम सिर्फ ए की यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं, बी की कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब बी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो जो फाइनल एलोकेशन का पॉइंट आएगा वो टेंजेंट आएगा, ये एम पॉइंट पे। तो यानी अगर हमने ये कर लिया और सिर्फ हम ए की बढ़ा रहे हैं, बी की चेंज नहीं कर रहे, तो हमारा ये पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें बी की यूटिलिटी सेम रहती है और ए की यूटिलिटी मैक्सिमम बढ़ गई है। तो यानी ये टेंजेंसी जब आ जाएगी, तो यानी कि वन एजेंट्स यूटिलिटी cannot be increased without decreasing the utility of other। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, अगर हम ए की यूटिलिटी बढ़ाएंगे तो बी की यूटिलिटी कम हो जाएगी, ये बढ़ाई, बी का आईसी यहाँ हो जाएगा, तो यानी बी की यूटिलिटी कम हो रही है इसके बाद। लेकिन जैसे ये टेंजेंसी अचीव हो जाती है, चाहे हमने बी की यूटिलिटी सेम रखी, तो बी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोनों जब फीजिबल एलोकेशन चूज करेंगे, बेसिकली फाइनल एलोकेशन चूज करेंगे, ठीक है, फीजिबल बी डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू पे भी टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। बट जब दोनों फीजिबल एलोकेशन चूज करेंगे, तो दोनों इंश्योर करेंगे दैट नन, एक वन एजेंट कैन नॉट बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्स ऑफ। आई रिपीट दैट, लेट्स एक बार इसको गो थ्रू कर देते हैं, देन वी शैल डिस्कस दिस अगेन। सो अब इसमें क्या था, डब्ल्यू पॉइंट था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि डब्ल्यू पॉइंट से कैसे एजेंट, अगर सपोज ये डिमांड करता है, हमने ये एज्यूम कर लिया दैट दीज आर द डिमांड्स, सो इन दिस केस हम ये देखते हैं कि डब्ल्यू डैश पे आए। ये डब्ल्यू डैश अगर आप जूम इन करके देखो, तो अभी भी टेंजेंसी इंश्योर नहीं है यहाँ पर।
ओके, यहाँ पर अभी भी टेंजेंसी इज नॉट इंश्योर्ड एट डब्ल्यू डैश, राइट? सो दैट मीन्स एक्स की यूटिलिटी बढ़ गई है, ए की यूटिलिटी बढ़ गई है डब्ल्यू डैश पे, पर बी की कम नहीं हुई है। अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक्स की यूटिलिटी और बढ़ जाए, जो हमने पास्ट केस में करा। और यहाँ पर देखो दूसरा डायग्राम देखो, इसमें हमने बी की यूटिलिटी बढ़ा दी और एक्स की यूटिलिटी नहीं कम करी। पर यहाँ पर भी अभी और पॉसिबिलिटी है कि बी की यूटिलिटी और बढ़ जाए, तो हम और बढ़ा सकते हैं, राइट? और फाइनल पॉइंट दोनों केस में क्या होगा? फाइनल पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों जो आईसीज है वो टेंजेंट है। यहाँ पर जरूरी नहीं है लेंस के एकदम मिडल में हो, इट कैन बी एनीवेयर। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये मल्टीपल पॉइंट्स आ सकते हैं। तो जरूर यहाँ से डब्ल्यू से हो सकता है कि हम सिर्फ एक एजेंट की यूटिलिटी बढ़ाएं। सपोज हमने एक्स ए की कांस्टेंट रखी और बी की बढ़ा दी, तो हम यहाँ पॉइंट पे आएंगे। सपोज अगर हमने दूसरे की बढ़ा दी, तो हम ये कॉर्नर पॉइंट्स पे आएंगे जो हमने फर्स्ट टू केसेस देखे। लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी सबकी बढ़ाई, तो यहाँ पर हम सेंटर वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। सो दैट मीन्स डब्ल्यू से ये सब जो मैंने रेड में मार्क करे हैं सर्कल्स, इसमें मूव करना दोनों एजेंट्स के लिए फायदेमंद है। तो यानी जो फाइनल एलोकेशन है वो ये जो सर्कल वाले पॉइंट्स है रेड में, इनमें से एक होगी। क्यों? क्योंकि किसी की एक यूटिलिटी बढ़ने से दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। सो इट इज एडवांटेजेस टू बोथ द पार्टीज इन वन वे। जस्ट अ मिनट। नाउ द पॉइंट इज, नाउ यू नो वन थिंग दैट जहां पर भी टेंजेंसी है, जब दोनों आईसीज की टेंजेंसी है, यानी वो ऐसा पॉइंट है जहां पर म्यूचुअली एडवांटेजेस ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जितना मैक्सिमम बेनिफिट हम ट्रेड से उठा सकते थे, दैट हैज़ बीन अचीव्ड। पर हमने ये देखा कि हर दो केस में, एक केस में हमने ए की यूटिलिटी बढ़ाई, दूसरे केस में बी की, तीसरे केस में दोनों की बढ़ाई। तो होल पॉइंट इज कि ये जो रेड वाले पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट अचीव होगा, दिस वी डू नॉट नो टिल नाउ। what but for this given endowment point, we know that there will be a set of points at which ICs will be tangent. ICs will be tangent, मतलब कि हो सकता है एक की ज़्यादा यूटिलिटी हो, दूसरे की कम हो। दैट इज पॉसिबल। ICs टेंजेंसी मीन्स दैट जितने एडवांटेज ट्रेड हो सकता था वो एग्जॉस्ट हो गया है। नाउ इन विद इन दिस हो सकता है एज बेनिफिट इज इंक्रीजिंग, बीज बेनिफिट इज इंक्रीजिंग लेस, एंड वाइस वर्सा। किसको ज़्यादा फायदा होता है वो पता नहीं, बट किसी को नुकसान नहीं हो रहा है इस ट्रेड से। दैट इज अ होल पॉइंट। सो ये जो पूरा सेट है, ये जो कॉम्बिनेशंस का, इसको हम बोलते हैं परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स। परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स बेसिकली, लेट अस read this again. Let us, so we were here, so quick summary, ये हमारा एजवर्ड बॉक्स था, ये ओ ए था, हमारा ओ बी था, वी वर हेयर। सो कंज्यूमर इज, वी आर डब्ल्यू हेयर। सो नाउ हमने डिस्कस करा कि बी की यूटिलिटी बढ़ सकती है इस पॉइंट पे, और ए की यूटिलिटी भी नहीं कम होगी। तो दोनों के लिए, मतलब एक के लिए तो फायदा है, दूसरे को नुकसान नहीं हुआ, तो वाई नॉट डू दैट। फिर हमने देखा इस पॉइंट पे बी की यूटिलिटी अभी और बढ़ सकती है। किस पॉइंट तक बढ़ सकती है? इस पॉइंट तक मैक्सिमम। तो यानी ये एक परेटो एफिशिएंट पॉइंट हो गया। लेकिन इसमें देखो, ए की यूटिलिटी सेम रही, बी की यूटिलिटी बढ़ती रही, तो इसमें बी को फायदा ज्यादा हुआ, ए को नुकसान नहीं हुआ। बट स्टिल इट इज अ परेटो एफिशिएंट पॉइंट, क्योंकि ए को नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा केस हमने देखा, यानी ये हमारा एक पॉइंट आ गया परेटो एफिशिएंसी का। दूसरा केस हमने देखा, यहाँ पर दोनों एजेंट्स यहाँ थे। अब क्या हुआ? ए की यूटिलिटी बढ़ती गई। हमने देखा यहाँ पर भी ए की यूटिलिटी बढ़ी, बी की सेम रही, और फायदा हो सकता है। यानी कि कब फायदा होगा? जब दोनों आईसीज टेंजेंट होंगे। यहाँ पर एक नए पॉइंट पे एम, तो इसमें ए की यूटिलिटी बढ़ी, बी को भी नुकसान नहीं हुआ। तो दैट मीन्स ये दूसरा हमारे पास परेटो एफिशिएंट पॉइंट आ गया पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, दोनों में किसी का नुकसान नहीं है, तो दोनों परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। अब हमने तीसरा केस भी डिस्कस करा। तीसरा केस क्या था? दोनों ऐसे हैं, डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू है, दोनों, इसकी बी की यूटिलिटी थोड़ी सी बड़ी बढ़ी, ए की यूटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी। यहाँ पर पॉइंट आ गया दोनों टेंजेंट है, यानी दोनों की यूटिलिटी और नहीं बढ़ सकती। ये एम हो गया, ये हमने तीसरा, तो ये भी एक परेटो एफिशिएंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे और केसेस हैं। ये विद इन दिस लेंस ना, ये लेंस के अंदर ये एक केस बनेगा, ये तो बन ही चुका है। ये ऐसे करके ना बहुत सारे केसेस बनेंगे
जो पॉसिबल हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर परेटो efficient, meaning, now we will define Pareto efficiency. Every explanation is clear. Now we'll go through the notes. From M, no mutually, uh, one consumer cannot be made better off without making the other worse off. So डिफरेंट परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स आर पॉसिबल। अब क्या करा हमने, एक इंडाउमेंट के लिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए इस लाइन पे, ठीक है। अब W2 कोई भी इंडाउमेंट हो सकती है, तो हर इंडाउमेंट के लिए अगर आप ये पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट कर दो, वो पॉइंट्स जहाँ पर आईसी टेंजेंट हैं ट्रेड के बाद, और basically one agent cannot be made worse off, cannot be made better off without making the other worse off. These points are known as Pareto efficient allocations. There are no mutually advantageous trades possible. तो अभी हमने जो भी एनालिसिस करा, परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स निकाले, वो हमने एक इंडाउमेंट के रिस्पेक्ट में निकाले। अब हमें पता है इंडाउमेंट कुछ भी हो सकती है, तो अगर हम हर इंडाउमेंट के लिए ये पॉइंट्स निकाले, बेसिकली कौन से पॉइंट्स होंगे, जहाँ पर आईसीज जो हैं वो टेंजेंट होंगे, और हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो इसको एक परेटो सेट और कॉन्ट्रैक्ट कर्व जनरल इक्विलिब्रियम में बोला जाता है। सो लेट्स रीड, ईच इंडिविजुअल इज ऑन द हाइएस्ट पॉसिबल आईसी गिवन आईसी ऑफ अदर पर्सन। बेसिकली अगर मैं, अब ऐसा यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर परेटो सेट पे सपोज ये दोनों टेंजेंट है। अब मैं चाहती हूँ मेरे को ए की यूटिलिटी, ये यू है, बढ़ानी है। मैंने ए की यूटिलिटी बढ़ाई, लेकिन इसमें बी की यूटिलिटी भी तो कम होगी। हमें पता है बी की यूटिलिटी यहाँ से मेजर करते हैं, तो बी की यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यानी ये परेटो एफिशिएंट है, मतलब ए की यूटिलिटी बढ़ तो सकती है, बट उसके लिए बी की कम करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, लेंस के अंडर वाला पॉइंट जो डब्ल्यू था, ये परेटो एफिशिएंट नहीं था। क्यों? क्योंकि हम एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी बढ़ा रहे थे और दूसरे की कम नहीं हो रही थी। तो ये जो लेंस था, ये वाला पॉइंट परेटो एफिशिएंट क्यों नहीं था? क्योंकि ए की यूटिलिटी बढ़ सकती थी और बी की चेंज नहीं हो रही। यहां पर भी परेटो एफिशिएंट नहीं था, पर जैसे ये टेंजेंसी आई, परेटो एफिशिएंसी आ गई थी इस केस में। तो उसी तरह ये हर एंडाउमेंट के लिए अगर हम कंस्ट्रक्ट कर दे, तो मल्टीपल ये जो टेंजेंसी के पॉइंट्स आएंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो हम इनको बोलेंगे दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। इफ दे क्रॉस, इट इज नॉट परेटो एफिशिएंट। सो काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, फर्स्ट टाइम है, इट विल टेक यू टाइम कि ड्रॉ ऑन योर पेपर्स, ड्रॉ मल्टीपल टाइम्स एंड देन use your brains in the sense that do certain manipulations, changing things and changing endowments, and then you will understand now. But the thing is कि हमने नोटिस करा जब ये W यहाँ था, तो अब ये भी परेटो एफिशिएंट है, ये पूरा जो लाइन है ये पूरी परेटो एफिशिएंट है। अब वो इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, कि इस पूरी लाइन पे कहाँ फाइनल एलोकेशन आएगा, ये वी डू नॉट नो। ऑल वी नो इज कि वो डब्ल्यू पे तो कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये परेटो एफिशिएंट नहीं है, वो किसी परेटो एफिशिएंट पॉइंट पे कंज्यूम करेगा। हमें अभी इतना पता है, जहाँ पर गेन्स ऑफ ट्रेड जो है वो एग्जॉस्टेड हैं। पर कौन से परेटो इन सब पॉइंट्स में से, फॉर दिस डब्ल्यू वी डू नॉट नो। सो हाउ वी डू वी डिसाइड? फॉर दैट वी हायर अ ऑक्शनर। ऑक्शनर क्या करेगा? ऑक्शनर एक परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम करके what he will do is that he will assume certain prices। वो बोलेगा कि trade happens at P1 and P2। अब हमें पता है अगर P1 और P2 प्राइसेस हैं, तो इंडिविजुअल वन, राइट, इंडिविजुअल कंज्यूमर ए जो है उसकी कितनी इनकम होगी, ये तो इतना उसके पास इंडाउमेंट पड़ी है, उसका प्राइस क्या है, P1। तो यानी दिस इज हिज इनकम फॉर गुड नंबर वन, दिस इज हिज इनकम फॉर गुड नंबर टू, और कंज्यूमर नंबर बी की क्या इनकम है, दिस। अब हम परफेक्ट कंपटीशन मानेंगे, दो तरह के कंज्यूमर्स हैं, ए और बी, वी नो दैट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सिर्फ हम मानते हैं कि ए कंज्यूमर है, ए और बी, तो इस केस में क्या होगा कि वो दोनों साथ बैठ के टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड कर लेंगे, और वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि वो इस पूरे बॉक्स में
कौन से पॉइंट पे रहेंगे, या हो सकता है कि वो परफेक्ट कंपटीशन भी ना रहने दे मार्केट में क्योंकि सिर्फ दो कंज्यूमर्स है, राइट। बट हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि दो तरह के कंज्यूमर हैं जो बहुत सारे हैं, सो उससे क्या होगा, बहुत सारे कंज्यूमर से कि P1 और P2 जो भी दिया जाएगा दे विल टेक एज गिवन, सो परफेक्ट कंपटीशन assumption विल रिमेन ट्रू। नाउ फाइनल डिमांड और फाइनल एलोकेशन इज गिवन बाय दिस। अब ये जो फाइनल एलोकेशन है इसको हम ग्रॉस डिमांड भी बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी में, ओके। नाउ वी नो दैट फाइनली कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग X1A, बट उसके पास इंडाउमेंट कितनी थी, W1A, राइट। सो दैट मीन्स अब सपोज करो उसके पास इंडाउमेंट थी 10 और वो फाइनली कंज्यूम कितना कर रहा है, 2। तो यानी उसने 2 यूनिट्स गुड वन की खरीदी होगी कंज्यूमर नंबर बी से, ऑफ कोर्स, राइट राइट, दिस इज ऑब्वियसली ट्रू। तभी तो उसके पास यहाँ, तो यहाँ पर इस केस में हम बोलते हैं यहाँ X1A माइनस W1A इज द नेट डिमांड ऑफ कंज्यूमर नंबर ए। इस केस में इसकी ग्रॉस डिमांड क्या है, X1A इज हिज ग्रॉस डिमांड, और नेट डिमांड क्या है, नेट ऑन नेट व्हाट ही कंज्यूम्स। सिमिलरली एजेंट नंबर बी की बात करते हैं। इसके पास यहाँ पर 14 यूनिट्स पड़े थे। अब यहाँ पर इसने डिमांड कितने की करी, 12 की। तो यानी इसकी जो डिमांड थी, ग्रॉस डिमांड, वो कितनी थी, 12 यूनिट्स। अब इसकी नेट डिमांड निकालते हैं। X1B माइनस W1B -2 यानी उसने 2 यूनिट्स जो थे वो किसको बेच दिए, ए को बेच दिए। तो इसने नेट सप्लाई करी, एक तरह से सप्लाई करा है। तो दैट्स वाई ये जो नेट डिमांड है वो नेगेटिव आ रही है। तो दिस इज नेट डिमांड एंड नेट सप्लाई। अच्छा, इस केस में अब मैंने जब एज्यूम करा था तो ये देखो यहाँ पर इसने जितना गुड डिमांड करा है एक्स्ट्रा उतना इसने सप्लाई कर दिया। तो इस केस में नेट डिमांड और नेट सप्लाई इक्वल है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या हमेशा नेट डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा, और अगर नहीं होता तो व्हाट विल हैपन। तो अब क्या हुआ, स्टार्टिंग से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑक्शनर ने P1 और P2 प्राइस सेट करा और परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम कर लिया। दो तरह के कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए जो सारे एक जैसे हैं, कंज्यूमर बी जो सारे एक जैसे हैं। अब सबसे पहले ग्रॉस डिमांड तो आपको समझ आ गई, नेट डिमांड फंक्शंस निकाल लेते हैं सबके। E1A से नेट डिमांड को डोनेट करेंगे, ये इसके पास जो इसने डिमांड करी ग्रॉस डिमांड माइनस इसकी जो इंडॉलमेंट थी। सिमिलरली सब यू कैन चेक, टेक 2 मिनट्स एंड चेक। तो इन दिस केस यू सी, ये हमने फंक्शंस के फॉर्मूलाज निकाल लिए हैं। अब नेट डिमांड ऑफ वन शुड बी इक्वल टू नेट सप्लाई ऑफ वन, ठीक है। अब दिस हैज टू हैपन, अगर ये नहीं होगा सो इस केस में बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, जो डिमांड है एक्स ने, यानी ये वाला जो केस था, अगर सपोज करो इस वाले केस में ये 13 होती और यहाँ पर क्या था, ये कितना सप्लाई कर रहा था, 2। तो इसकी जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आती, सो दिस मीन्स दिस हैज टू हैपन इन इक्विलिब्रियम। नेट डिमांड ऑफ बोथ द गुड्स ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 हैव टू बी इक्वल। नेक्स्ट, अगर नेट डिमांड दोनों और नेट सप्लाई इक्वल है, अगर इसको मैं थोड़ा सा डिराइव करूं, X1A माइनस W1A इज इक्वल टू X1B, इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें नेट सप्लाई निकाल रहे हैं, राइट। या तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में भी ले सकते हो, बात एक ही है। दीज हैव टू बी इक्वल। इस केस में अगर हम शिफ्ट करें तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस। ये क्या है, नेट डिमांड ऑफ वन बाय ए, दिस इज इक्वल टू नेट सप्लाई ऑफ गुड वन बाय बी। अगर हम ये दोनों नेट को कंपेयर करें और यहाँ पर देयर इज नथिंग, राइट, इस इक्वेशन को कंपेयर करें सो यू गेट दिस। इसको और सॉल्व करेंगे ग्रॉस डिमांड के केस में तो ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन किस चीज की थी, एलोकेशन, फाइनल एलोकेशन इज फीजेबल। तो ये एक कंडीशन है जो ऑल मतलब नेचुरली सी फुलफिल होनी चाहिए।
अब सपोज करो कि ऑक्शनर जो है वो प्राइस तय करता है P1 और P2, राइट। अब क्या होता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। देन व्हाट विल हैपन, सपोज जो ए है, कंज्यूमर ए है, वो कितना डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है 15 यूनिट्स। इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 12। तो यानी ये जो इसकी नेट डिमांड है ये 3 यूनिट्स की है, गुड वन की। और दूसरे इंसान के पास, बी के पास कितना गुड है, 15। और अब बी की जो फाइनल डिमांड है गुड वन की वो कितनी है, 16। तो ये भी बोल रहा है कि मेरे पास अभी है तो 12, पर मुझे 15 चाहिए, यानी +1 इसको चाहिए और +1 इसको चाहिए। तो यानी गुड वन की जो एक्सेस डिमांड है वो इंडाउमेंट से ज़्यादा है। मतलब जितनी टोटल ग्रॉस डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन द टोटल इंडाउमेंट्स, ग्रॉस डिमांड इज ग्रेटर देन द इंडाउमेंट्स, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑक्शनर क्या करेगा, उस चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ा देगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो दोनों की डिमांड तब तक कम होगी, तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई और ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो जाए दोनों मार्केट्स में। तो दैट इज द रोल ऑफ एन ऑक्शनर, प्राइजेस को चेंज करके ही इंश्योर्स दैट दिस इज सेटिस्फाइड। और फाइनली में कंपेटिटिव प्राइस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। सो दिस इज हाउ ही इस्टेब्लिशेस द प्राइस। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में, अब हम सबसे पहले तो ये पता है, सो नाउ इक्विलिब्रियम में दिस हैज टू बी इक्वल, राइट। अब हमें पता है दोनों के लिए एक ही प्राइस आएगा, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्शनर सेट कर रहा है Px/Py। तो हमें पता है कंज्यूमर ए जब अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है वो किस कंडीशन से करता है, इससे, और कंज्यूमर बी इससे। तो यानी फाइनली क्रॉस जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, टू कंज्यूमर केस में, दिस इज द कंडीशन Px/Py इज डिटरमाइंड बाय द ऑक्शनर। ए की यूटिलिटी जब मैक्सिमाइज होगी, यानी जिस पॉइंट पे वो कंज्यूम करेगा, इस पॉइंट पे, इस पे, तो हम देखते हैं दोनों के एमआरएस जिस पॉइंट पे इक्वल हैं उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा। अब नेचुरली से बात है, इसको थोड़ा एक डायग्राम से समझते हैं। यहां पर हमारा लेंस था। अब कंज्यूमर ने, अब ऑक्शनर ने कोई प्राइस दिया। लेट्स ड्रॉ दिस अगेन इन अ क्लीन वन। So now this is the endowment. We are not making a lens for a reason. अब सपोज करो ऑक्शनर ने ये Px/Py सेट करा। ये जो लाइन है ये क्या है, इसका स्लोप क्या है, Px/Py। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, गिवन दिस प्राइस, द कंज्यूमर ए क्या करेगा, कंज्यूमर ए विल सेट दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब वो ये इसको बजट लाइन मान लेता है, राइट। और उसकी जो आईसीज हैं वो कैसे हैं, ऐसे हैं। सो दैट मीन्स suppose he consumes at this point, wait a minute, या at this point। तो ये एक्स ए का जो इक्विलिब्रियम है, अब उसने क्या करा, गिवन इन आईसीज, और ये Px/Py जो ऑक्शनर ने सेट करा वो यहाँ पर कंज्यूम करता है। अब कंज्यूमर बी क्या करेगा, कंज्यूमर बी विल ऑल्सो ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। उसके आईसीज कुछ ऐसे दिखते हैं। अब सपोज करो उसका जो यूटिलिटी है वो कहाँ सेटिस्फाई मैक्सिमाइज होगा, इस पॉइंट पे, सपोज XB। सो दैट मीन्स अब W से A कहाँ कंज्यूम कर रहा है, यहाँ, और B कहाँ कंज्यूम कर रहा है, यहाँ। अब क्या ये जो ICA है और ICB है, क्या ये टेंजेंट है, नहीं। अभी तक हमने जो पुराने में पढ़ा था, जब हमने म्यूचुअली एडवांटेजेस ट्रेड पढ़ा था, तो क्या अभी ये परेटो एफिशिएंट है, ये परेटो एफिशिएंट अभी के लिए नहीं है, राइट। इन दिस केस कैन एनी वन एजेंट बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्स ऑफ, जस्ट थिंक अबाउट इट।
सो इन दिस केस दोनों एजेंट्स ने बेसिकली ट्रेड नहीं करा. दिस प्राइस वाज कमिंग आउट टू बी गिवन बाय द ऑक्शनर. ठीक है. सो नाउ लेट्स एनालाइज. सपोज यहाँ पर इक्विलिब्रियम ए का और बी का. इन दिस केस ए के पास स्टार्टिंग के लिए इतना था और फाइनली उसकी डिमांड कितनी है, इतनी. तो यानी वो कुछ पोर्शन जो है वो, जस्ट मिनट, ए की डिमांड फाइनल इतनी है, तो यानी वो कुछ पोर्शन जो है वो बी को देना चाह रहा है. तो यहाँ पर W1A एंड दिस इज X1A. सो बाय दिस पोर्शन ही इज रेडी टू गिव अप दिस पोर्शन. बट नाउ बी, जिसके पास ए की इतनी क्वांटिटी है और वो बी कितनी डिमांड कर रहा है फाइनली, सो दैट मीन्स वो ही इज वांटिंग टू हैव सम मोर क्वांटिटी ऑफ ए बाय दिस मच. तो यहाँ पर जो सप्लाई है, that is W1A minus X1A, that is more than the demand. What is the demand for B? By A, by B, this is. So यहाँ पर वो जितना सप्लाई कर रहा है, that is much more than what he is demanding. He is supplying this much and he is demanding just this little one. So in this case, what is happening? There is excess supply of good one. Good one, there is excess supply. So whenever there is an excess supply of good, we know that the price of good one is going to fall. Now, if it falls, we know that ये जो price line है, this will be this will get flatter, and it will get flatter to the point finally where both ICs are tangent. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. कोई भी आर्बिट्री हमारा जो ऑक्शनर है, अगर वो प्राइजेस डिसाइड करे, इनिशियली वो डिसाइड करता है और फाइनली कब इक्विलिब्रियम इंश्योर होगा, जब देर इज नो एक्सेस सप्लाई फॉर बोथ द गुड्स. नेट डिमांड्स फॉर बोथ द गुड्स आर इक्वल. एंड ऑल्सो वी नो कि दोनों कंज्यूमर्स अपनी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो दैट मीन्स दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड. अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस वाले केस में, लेट अस ड्रॉ अगेन, इस वाले केस में अगर ये एंडाउमेंट है और ये आईसी है, अब कोई भी वो प्राइस सपोज उसने सेट करा, लेट्स अज्यूम इट डजंट पास थ्रू द एंडाउमेंट. सपोज ये उसने प्राइस सेट करा, ठीक है, ये वाली लाइन है सपोज. सो इन दिस केस, दिस हैज टू पास, जस्ट अ मिनट. फाइनली जो पॉइंट होगा, दोनों के एमआरएस इक्वल हैं, यानी ये प्राइस लाइन जो है, इसका जो स्लोप है PX/PAY, that has to be equal to the slope of these two ICs. This can happen, the slope of two ICs can be same ओनली वेन दे आर टेंजेंट. तो हमने देखा कि मार्केट ट्रेड से भी जो आउटकम आया उसमें यही हुआ, दैट द इन ऑर्डर टू अचीव मार्केट इक्विलिब्रियम द आईसीज विल बी टेंजेंट. हमने ये देखा कि कैसे जब इस वाले केस में जब आईसीज टेंजेंट नहीं थे, ऑक्शनर ने एक प्राइस कर दिया, तो कैसे एक्सेस डिमांड जो थी वो इक्वल नहीं थी और उस वजह से प्राइजेस ऐसे चेंज हुए, P1 कम होगा तो वो ऐसे कम होगा कि फाइनल कंडीशन ये वाली जो हमारी आ रही है, दोनों के एमआरएस, हमें पता है एमआरएस अलॉन्ग एन आईसी चेंजेस. So they have to be, the ICs have to be tangent. One IC is tangent to the budget line for individual equilibrium, but in this case, both the ICs have to be tangent to the budget line as well as to each other. Now we start another thing. तो अभी तक हमने इंट्यूटिवली, डायग्रामली सब चीजें ये समझी. अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली ये कंडीशंस को समझेंगे. अब ये जो फर्स्ट कंडीशन हो रही है, सपोज करो ऑक्शनर था, उसने P1 स्टार और P2 स्टार ऐसा सेट कर लिया कि एक्सेस डिमांड ऑफ गुड वन इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड ऑफ गुड वन इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड वन. एंड गुड टू के लिए भी सेम चीज होती है. तो P1 P2 सपोज करो ऐसे इक्विलिब्रियम प्राइस है जो ऑक्शनर ने सेट कर लिया है, जहां पर आईसी टेंजेंट है. तो इन दिस केस
ये जो P1 और P2 पे एक्स ए ने डिमांड करी है, लुक इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, और P1 और P2 में बी ने जो डिमांड करी है, दैट विल बी इक्वल टू द इंडाउमेंट्स, राइट। ये इक्वेशन आपने अभी पहले भी डिराइव करी है। दिस इज नथिंग बट योर एक्सेस डिमांड ऑफ गुड वन बाय ए प्लस एक्सेस डिमांड बाय बी इज इक्वल टू जीरो। इफ यू सी दैट, तो ये जो टोटल ग्रॉस डिमांड है एक्स एक गुड की, उस और उसकी जो सप्लाई है दैट इज इक्वल। तो ये दोनों गुड्स के लिए हमने इक्वेशन लिख दी। आई कैन शो यू दिस इक्वेशन पहले ऑल्सो, इन केस यू डोंट रिमेंबर, आई शो यू। ये वाली इक्वेशन हमने बार बार डिराइव करी है, सो वी आर जस्ट रिपीटिंग द इक्वेशन यहाँ पर। यू सी, we are just repeating. All we are saying is that this equation is true at what prices? At equilibrium prices. और कोई भी प्राइस पे अगर ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, फाइन, डिसइक्विलिब्रियम है मार्केट में, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। तो हम अब क्या करते हैं, हम कुछ नोटेशंस नए इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम जब W को यहाँ शिफ्ट कर गए तो यहाँ पर एक एक्सेस डिमांड की टर्म आई। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक्सेस डिमांड की एक टर्म आई, एक्सेस डिमांड बाय ए फॉर गुड वन, दिस इज एक्सेस डिमांड फॉर गुड वन बाय बी। अब जब हमने सॉल्व करा, दिस इज इक्वल कमिंग आउट टू बी जीरो एट द इक्विलिब्रियम प्राइसेस। सेम जब हमने गुड टू के लिए करा, दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफाइन दिस नेट डिमांड बाय जेड वन। तो हम जेड वन की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये जो टोटल नेट डिमांड है, नेट डिमांड मतलब डिमांड माइनस सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड माइनस सप्लाई जो है इसको हम जेड वन बोल रहे हैं। सो दिस इज योर नेट डिमांड, और एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं फॉर ऑफ गुड वन इज इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली यहाँ पर सी, सिमिलरली एक्सेस डिमांड फॉर गुड टू एट इक्विलिब्रियम प्राइसेस इज जीरो। सो ऑल वी आर सेइंग इज दैट ये जब हमने ऐड करा यहाँ पर, सो दिस फर्स्ट पोर्शन, इसको हम नाम दे रहे हैं Z1A, ये सेकेंड पोर्शन को हम नाम दे रहे हैं Z2, Z1B, और इन दोनों का जो सम है इसको हम नाम दे रहे हैं Z1। सो हम ये देखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम प्राइसेस दिस सम विल बी इक्वल टू दिस Z1 विल बी इक्वल टू जीरो। Similarly, for market 2, at equilibrium prices, this will be equal to 0. This Z1 is known as excess demand of good 1. And this Z2 is excess demand for good 2. अब ये और कोई prices लेते तो zero नहीं होता, but at equilibrium prices, they both are coming out to be zero. Now, next question, ये हमने कुछ नहीं करा, हमने same चीज़ों को mathematically करा है. Next question that we have is कि we try to prove one important result. We say that अगर हमें पता है कि Z1 P1 स्टार P2 स्टार इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि एक मार्केट में देर इज नो एक्सेस डिमांड, तो अगर हमें पता लग गया दैट डिमांड ऑफ गुड वन इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड वन एट P1 स्टार एंड P2 स्टार, तो दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि डिमांड ऑफ good 2 is equal to supply of good 2. It's an implication at P1 star. So that means Z2. So this is automatically implied and vice versa. Vice versa means कि अगर हमें ये given है तो ये automatically हो जाएगा, और अगर हमें ये given है तो ये automatically हो जाएगा। तो now we will prove this statement by Walras law. So forget all that we have done till now in the sense that हम उसके लिए कुछ प्रूव करें। एक फ्रेश स्टार्ट से हम वॉल्डर्स लॉ, सपोज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। नाउ व्हाट डज द लॉ से? लॉ से दैट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शंस, एग्रीगेट एक्सेस डिमांड बेसिकली इसको हम बोल रहे हैं, नेट डिमांड बोलो, एक्सेस डिमांड बोलो, दिस इज सेम। इसका जो वैल्यू है ये जीरो है। अब ये क्यों है, इसको हम वॉल्डर्स लॉ से प्रूव करेंगे। सो in order to prove this is completely mathematical, I'll tell you how to go about it, और जब कंक्लूजन आ जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि स्टेटमेंट की वैल्यू क्या थी। तो अगर सपोज देयर इज एन एजेंट ए, अब हमें पता है कि एजेंट ए
कितना गुड्स खरीद पाएगा, जितनी उसकी इनकम होगी, जिसकी उसकी इंडाउमेंट होगी। तो अगर उसकी वैल्यू ऑफ इंडाउमेंट में निकालो तो एजेंट ए की दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडाउमेंट, तो उसके पास W1A पड़ा है, उसका प्राइस क्या है P1। उसी तरह एजेंट वन के पास गुड टू की इतनी इंडाउमेंट पड़ा है, तो ये क्या है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ इंडाउमेंट, और यू कैन से एजेंट ए की इनकम है एक तरह से इस केस में। अब उसकी जो डिमांड होगी, अगर हम बजट लाइन की हमने बात करी थी कंज्यूमर थ्योरी में, तो बजट लाइन में हमें पता है कि ये वाला जो चीज़ है ये किसके इक्वल होता है, इनकम। अब इस केस में इनकम गिवन नहीं है, इस केस में इंडाउमेंट्स गिवन है, तो हमें इनकम निकालनी पड़ेगी। सो ये हो गई हमारी बजट लाइन की इक्वेशन। दिस इज द बजट लाइन की इक्वेशन। सिमिलरली बजट लाइन ऑफ बी की भी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करा, इसको कुछ सॉल्व करा तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब हमें पता है कि ये जो X1A है माइनस W1A है, इसको हम E1A भी बोलते हैं। E1 में बेसिकली एक्सेस डिमांड ऑफ गुड ए बाय इंडिविजुअल ए, excess demand of good 1 by individual A. Similarly, this is excess demand of good 2 by individual A. तो हमारे पास ये E1 E2 हमने ये इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। सिमिलरली हम ये देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एजेंट ए इज नेट डिमांड, इसको हम बोलते हैं उसका नेट डिमांड इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एजेंट बी के लिए हमने ये इक्वेशन निकाल ली। ये सब नोटेशंस है ये जो हम लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब हमने दोनों को ऐड करा तो हम ये देखते हैं यहाँ पर ये जो E1A है, और यहाँ पर देर इज दिस स्टेटमेंट, दिस टोटल एक्सेस डिमांड इज नथिंग बट दिस स्टेटमेंट। हाउ, लेट्स सी Z1 को हमने कैसे डिफाइन करा था। Z1 Z1 was defined as this: excess demand of good 1 by A and plus B. Now, all you do is you check. This is your Z1 here. Similarly, this is your Z2 here. So हम ये देखते हैं कि ये पूरा जो है this identity should be equal to 0. Now, in this case, what you do is, अगर हम एज्यूम करते हैं एक मार्केट में इक्विलिब्रियम है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इफ P1 P2 आर इज इक्वल टू P1 स्टार एंड P2 स्टार, एज्यूम करो इस वाली इक्वेशन में, स्टार इक्वेशन इसको बोलते हैं, अगर ये वैल्यू स्टार इक्वेशन में मैं रखूं, राइट। हम अब हमें गिवन है कि दिस इज गिवन, सो ये इक्वेशन यूज करके ये ऑटोमेटिकली गिवन आ जाएगा। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव प्रूव्ड इज, वी हैव प्रूव्ड कि इफ एक मार्केट में इक्विलिब्रियम है, यानी कि P1 और P2 अगर कोई प्राइसेस हैं और एक्सेस डिमांड एक मार्केट में 0 है, तो दूसरी मार्केट में भी सो ये दूसरी मार्केट का भी जो एक्सेस डिमांड है ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा बाय यूजिंग स्टार। तो हमने वॉलरस लॉ से ये प्रूव कर दिया, ये था वॉलरस लॉ। हमने ये ज्यूम करा, हमने ये प्रूव करा कि ये जो एक्सेस डिमांड यहाँ पर आ रही है, ठीक है, गुड 1 की, और ये जो गुड 2 की एक्सेस डिमांड आ रही है, इनकी वैल्यूज इज इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करा, मैथमेटिकल है, कुछ हार्डकोर साइंस नहीं है, मैथमेटिकल है सारा। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमने सपोज करा एक मार्केट इक्विलिब्रियम में, यानी ये वाला हमें पता है जब एक मार्केट इक्विलिब्रियम है तो उसका जो एक्सेस डिमांड है, एग्रीगेट एक्सेस डिमांड, वो 0 होगा। तो हम देखते हैं अगर हम इसमें स्टार में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे यानी ये प्रूफ निकला कि अगर ऑक्शनर ने एक प्राइस निकाल लिया जिसमें एटलीस्ट एक मार्केट में इक्विलिब्रियम है, तो दूसरी मार्केट में इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर कैसे क्या बोल रहे हैं, डिमांड ऑफ गुड 1 is equal to supply of good 1, that means aggregate excess demand is equal to 0। तो ये जो Z1 है ये क्या है, ये एग्रीगेट एक्सेस डिमांड है। इसको फिर से अगर एक इक्वेशन फॉर्म में करें, ये क्या है, डिमांड फॉर गुड 1
ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड वन। ऊपर नीचे नोटेशंस है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, राइट। ये एक तरीका है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेस डिमांड प्लस, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट तरीका लिखने का, इस वाले इक्वेशन को सेकंड तरीका लिखने का, थर्ड तरीका Z1, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट एक्सेस डिमांड, यानी कि दोनों ए और बी की एक्सेस डिमांड, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड वन बाय ए, एक्सेस डिमांड बाय बी, राइट। ये एग्रीगेट नहीं है, ये जो टोटल Z1 है ये एग्रीगेट है। तो अभी तक हमने क्या प्रूव करा, दैट अगर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जीरो है, या तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, या ये फिजिबल एलोकेशन है, तो दैट मीन्स दूसरी मार्केट में भी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दिस वी प्रूव मैथमेटिकली बाय लॉ ऑफ डिमांड, बाय सॉरी वॉलरस लॉ। नाउ नेक्स्ट वी give a repercussion of this. So there are k markets. अब we know that if there are k markets, अगर हमारे पास k-1 मार्केट्स में इक्विलिब्रियम है, राइट, तो जो लास्ट मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आ जाएगा। बेसिकली अभी ये जो रिजल्ट है, अगर इसको मैं जनरलाइज करूं k मार्केट्स के लिए, तो इसमें क्या था कि एक मार्केट में अगर इक्विलिब्रियम है तो दूसरी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी एग्रीगेट एक्सेस डिमांड जीरो। अब हम क्या करते हैं, सपोज के मार्केट्स हैं, तो अगर हमें पता है कि k-1 मार्केट्स में इक्विलिब्रियम है, यानी एग्रीगेट एक्सेस डिमांड जीरो है, तो ऑटोमेटिकली kth मार्केट में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस रिजल्ट फॉर k मार्केट्स। सो दैट मीन्स जब कोई भी प्लानर को सॉल्व करना है, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, तो उसको क्या इंश्योर करना है कि ये k-1 इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाइड हो। यानी कि अब ये जो k-1 इक्वेशंस है, इसमें कितने प्राइजेस हैं, k मार्केट्स हैं तो प्राइजेस तो k है, प्राइजेस k है। सो व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट ट्राई टू solve for k-1 equation. Now what in this case what we usually do is कि ये जो kth मार्केट होती है, kth मार्केट, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, जस्ट a minute. So that means we have k unknowns and we have k-1 equation. So in this case what we usually do is कि kth जो मार्केट प्राइस है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट यूजुअली हम 1 के इक्वल मानते हैं। तो इस केस में व्हाट वी डू इज, इफ यू सी दिस, सो व्हाट वी डू इज वी चूज प्राइस ऑफ वन गुड, कोई भी kth मार्केट मानो p1 एज कांस्टेंट, यूजुअली 1, और इसको न्यूमरेयर गुड बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि गिवन की k-1 मार्केट्स में इक्विलिब्रियम है, kth में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारा जो डिमांड और सप्लाई इक्वल है वो सिर्फ k-1 मार्केट्स में होने की जरूरत है। तो दैट मीन्स अब ये जो प्राइस निकलेगा बाकी सब मार्केट्स में, दैट विल बी रिलेटिव टू मार्केट नंबर के और मार्केट नंबर 1 जिसका भी हमने कांस्टेंट माना है, तो उसका जो प्राइस निकलेगा वो रिलेटिव प्राइस निकलेगा। रिलेटिव टू विच मार्केट, सो फॉर एग्जांपल हमने 1 मान लिया, राइट। सो जो भी प्राइसेस हैं दे विल बी मल्टीप्लाई, सपोज हमने उसको p1 मान लिया, उसको न्यूमरर एक कांस्टेंट मान लिया, तो हर जो मार्केट प्राइस है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/b। तो कुछ नहीं हो रहा, बस जो मार्केट प्राइस निकल रहे हैं उनकी स्केलिंग हो रही है, रिलेटिव प्राइसेस निकल रहे हैं रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ द मार्केट वेयर वी एज्यूम्ड इट टू बी अ न्यूमरेयर गुड। आफ्टर दिस व्हाट वी डू इज वी सॉल्व अ न्यूमेरिकल। हमें एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, हमने लास्ट सेमेस्टर में वी फाउंड द डिमांड फंक्शन। अगर हमें बेसिकली यूटिलिटी गिवन था तो उससे हम डिमांड निकाल सकते थे। एम ए एंड एम बी आर द मनी इनकम्स ऑफ द कंज्यूमर्स। सो इन दिस केस यू हैव डिमांड्स, you have the endowment. Now with this, can you find the excess demand function?
दिस Z1 वी नो इज नोन एज द एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन। ये निकाला गुड वन गुड टू का। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब Z1 में इक्विलिब्रियम होगा तो Z2 में अपने आप हो जाएगा। तो अगर मेरे को सिर्फ Z1 इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करना है, सो व्हाट डू आई हैव टू सॉल्व हियर इज, जस्ट अ मिनट, I just have to solve Z1 is equal to 0 here, not Z2 is equal to 0, because automatically it will be ensured by Walras law. So what do I do is, I just have one equation and one unknown and two unknown, P1 and P2. Just a minute. सो आई हैव दिस Z1 इज इक्वल टू जीरो, ये मुझे निकालना है, और मेरे को P1 और P2 नहीं पता। तो अब इसमें मैं क्या करूंगी, एक गुड को सॉल्व करने के लिए P2 को न्यूमरेटर मान के वन कर लेंगे। जब हमने इसको वन माना और इसमें Z1 की इक्वेशन, ये Z1 क्या है, दिस इज योर x1 माइनस डब्ल्यू ए और x1b माइनस डब्ल्यू बी, राइट। सो ये हम सॉल्व अगर आप कर लोगे और ये पुट करोगे, सो यू गेट दिस इक्वेशन एज, हमारे पास P1 स्टार की एक वैल्यू आ जाएगी। अब यू कैन पुट दिस P1 स्टार इन P2, एंड P2 में रखने की जरूरत है P2 स्टार, तो हमने वन एज्यूम कर ही लिया है। सो ये एक तरह का रिलेटिव प्राइस हमें आया है, राइट। So this is how you find equilibrium prices. So let me give you a summary of all what we have done. We analyze कि general equilibrium में 2x2 इकोनॉमी कैसी दिखती है। फिर हमने ये देखा कि परेटो एफिशिएंट एलोकेशंस क्या होते हैं, इंडाउमेंट क्या होती है, परेटो एफिशिएंट एलोकेशंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होते हैं। ये सबको लेकर हमने क्या करा, ये पता लगाया कि मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे। एक ऑक्शनर था, द ऑक्शनर गेव द प्राइजेस, प्राइजेस ऊपर नीचे हुए, जिससे X1 X2 और P1 P2 मार्केट में एस्टैब्लिश हो गया, एंड वी इंश्योर दैट देर इज नो एग्रीगेट एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। फिर हमने वॉल्रस लॉ भी डिस्कस करा, एंड वी डिड दिस। अब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसके लिए कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें पता है कि हमने kth मार्केट में जो प्राइस है वो कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है, तो यानी हमारे पास K-1 इक्वेशन है और K-1 रिलेटिव प्राइसेस है। वाई रिलेटिव, दे आर रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ द kth मार्केट। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी नंबर ऑफ इक्वेशन, तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या है हमारा, रिलेटिव प्राइस। अब हमें पता है कि कंज्यूमर थ्योरी में जब हमने डिमांड फंक्शंस पढ़ा तो कुछ कंडीशंस हमने डिमांड फंक्शन में लगाई थी। इस केस में हम सिर्फ डिमांड पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम इसमें एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन पे कंडीशन लगाएंगे। एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन माने Z1 Z2, राइट। सो इस फंक्शन पे जो कंडीशन हम लगाते हैं, इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कॉन्टिन्यूअस माने कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया, डिमांड थोड़ी सी कम होगी, जंप्स नहीं होने चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसा दिखता है, जस्ट अ मिनट। इन दिस केस, this is price, this is excess demand, suppose. In this case, this function is a discontinuous function. But if a function is continuous, like this, downward sloping, suppose. So this is a continuous function. So only if the function is continuous can we find the solutions for P1 and P2. This is one condition. अब ये बोल रहा है कि अगर हमारा डिमांड फंक्शन, जो इनिशियली डिमांड फंक्शन है जो हमने निकाला है X1 और X2, अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस भी है, अगर वो कंटिन्यूस नहीं भी है, सपोज हमने डिमांड फंक्शन ऐसा निकाला, यहाँ पर X1 है, इस केस में हमारा डिसकॉन्टिन्यूस निकला, बट स्टिल अगर कंज्यूमर्स बहुत कम है रिलेटिव टू द साइज ऑफ द मार्केट, देन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस अ लॉट। सो इसका मतलब कि देयर शुड बी मेनी कंज्यूमर्स। और हमें पता है इकोनॉमिक्स का एक जनरल रूल रहता है, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब नंबर ऑफ लोग ज्यादा रहते हैं तो यूजुअली डिसकॉन्टिन्यूअस जो भी चीजें होते हैं दे विल टेंड टू कंटिन्यूटी। सो दैट इज द होल इज ऑप्शन की द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर स्मॉल रिलेटिव टू द मार्केट साइज, meaning there are a lot of consumers, lot of small consumers that we have, lot of consumers but a lot of small consumers। उससे क्या होगा, इवन अगर ये स्टेप फंक्शन है तो ये बहुत क्लोजली होगा और ये कंटिन्यूस की तरह जो है वो दिखने लग जाता है जब देर आर अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स। सो दैट मीन्स इन दिस केस
your aggregate excess demand function will be continuous. यहाँ पर aggregate demand है, this is aggregate excess demand function, or competitive equilibrium exists. So in order to conclude, equilibrium कब exist होगा? जब तुम्हारा aggregate excess demand continuous है, ठीक है, और सपोज तुम्हारा डिमांड फंक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इस केस में भी aggregate excess demand function can be continuous if size of market is large and number of consumers are small relative to market, relative to size of the market. Size of the market is very large and filled with very small consumers. So in this case, what will happen? The aggregate excess demand function gets continuous. Okay, so these are the conditions for existing of a competitive equilibrium P1 stars and P2 stars. In this case, your equilibrium is in terms of prices. So this finishes the first part of general equilibrium theory. A lot of more is left. Let's take it forward in lecture number 5. This was lecture number 4, where we started general equilibrium theory, chapter 31. Some portion of the chapter is left even now. So let's take it forward in lecture number 5. It's a little bit new and tricky topic. If you have any doubts, you can let me know in the comment section.